नमस्कार दोस्तों, कई तैयार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण हिंदी से संबंधित, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, क्योंकि हम चाहे हिंदी साहित्य के प्रश्न हो, काव्य शास्त्र के प्रश्न हो, या फिर भाषा विज्ञान के प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हम करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। जो बच्चे हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा देने जा रहे हो, डीटेट प्लस बीटीजीटी पीजीटी हिंदी, यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी, या फिर अदर परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी क्लास। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं तथ्यों में से बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और विद सॉल्यूशन के साथ हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो कि हम 20 प्रश्नों को पहले कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 21 से कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। तो देखते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास, सिद्धांत और वाद नामक जो पुस्तक है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई, रिचर्ड्स की है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र की, या फिर बाबू गुलाब राय की? तो आंसर है हमारा डॉक्टर भगीरथ जी की है ये पुस्तक। ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाती है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास, सिद्धांत और वाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी। इसके अलावा और अन्य तीनों जो है विद्वानों की भी पुस्तक हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास, सिद्धांत और वाद नामक पुस्तक डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की आपने देख ही ली। इसके साथ ही डॉक्टर रिचर्ड्स जी ने साइंस एंड पोइट्री नामक पुस्तक लिखी, जो कि पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखा गया रस सिद्धांत नामक ग्रंथ, तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और एक है भाई हमारे रस मीमांसा, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये शुक्ल जी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो ध्यान रखनी है। और डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी द्वारा लिखी गई सिद्धांत और अध्ययन। इस प्रकार से सभी मुख्य मुख्य पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कौन सी पुस्तक किसकी है, तो ध्यान रखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इस प्रकार से काफी ग्रंथ लिखे, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखना है। निराला जी की, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, या सुमित्रा नंदन पंत? तो इस प्रश्न का आंसर है हमारा भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। तो देख लेते हैं भगवती चरण वर्मा जी की कुछ और अन्य कहानियां। भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। इनकी अन्य जो मुख्य मुख्य कहानी है, ये आपको याद रखनी है। जैसे कि दो बाके 1936 में प्रकाशित हुई, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, या फिर मोर्चाबंदी। इम्पोर्टेंट है भाई, और दो बाके भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा निराला जी की जो कहानी है वो है लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941, एक है चतुरी चमार, चतुरी चमार, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई। आदि कहानियां निराला जी ने लिखी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। ये भी जो है हमारा काव्य शास्त्र से संबंधित ही प्रश्न है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो आचार्य हुए हैं, उनकी यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, पूछा गया है किस आचार्य का कथन है ये? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जो कथन है ये किसका है? पंडित राज जगन्नाथ जी का है, या भामा का है, या आचार्य विश्वनाथ का है, या फिर कुंतक का है? तो सही आंसर है हमारा पंडित राज जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का ये कथन है।
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और अन्य विद्वानों की पंक्ति भी कथन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पंक्ति अवश्य ही परीक्षा में पूछ ली जाती है, चाहे कोई भी परीक्षा हो जिसमें काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम, तो ये पंडित जगन्नाथ जी का कथन है। भामा जी ने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। शब्द और अर्थ के सहित से ही काव्य की रचना होती है, तो ध्यान रखना है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। और शब्दार्थो सॉरी भाई, कुंतक ने कहा है, कुंतक की ये पंक्ति है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो ये जो है वक्रोक्ति जो सिद्धांत है कुंतक जी ने दिया, तो उनकी जो है पंक्ति में आपको वक्र शब्द देखने को मिलेगा। ये जो है ट्रिक है एक, अब ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई है कि कवि, इतना ही आप ध्यान रख लो, वही पूरी पंक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। ये जो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई है, ये आपको बताना है। सभी के सभी ये नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या राजश्री। तो ये पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक की है, ध्यान रखनी है आप, इम्पोर्टेंट है। 1928 में इसका प्रकाशन वर्ष। हाँ, तो देख लेते हैं एक बार। स्कंदगुप्त नाटक मात्र गुप्त द्वारा का जो है सॉरी भाई, शकुंतगुप्त नाटक में ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा कही गई, मात्र गुप्त द्वारा। और स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ये आप सभी को पता है। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है, 1928। विधा है ये नाटक। स्कंदगुप्त नाटक के अंतर्गत जो पात्र है, मुख्य पात्र हम देख लेते हैं। आपको याद रखने हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इसके अलावा प्रणयदत्त आपको याद रखना है। और मात्रगुप्त तो है ही इम्पोर्टेंट, जिनके द्वारा ये पंक्ति कही गई, मित्रगुप्त। इसके अलावा शरोनाग भी ध्यान रखना है। धातुसेन भी, जिसका जो दूसरा नाम है कुमार दास के नाम से भी जाना गया है। तो उसके अलावा भट्टार्क भी ध्यान रखना है। और देवसेना भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये कुछ मुख्य पात्र हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें 5 अंक है तथा अध्यायों की योजना दर्शों पर आधारित है। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक में 7 और तृतीय अंक में पंचम अंक में जो है 6 दृश्य है। तो प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक में 7 दृश्य बताई गई है, और तृतीय और पंचम अंक में जो है 6 दृश्य बताई गई है, ध्यान रखना है। काफी डीप नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उसी स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलाएं संघर्ष और विदेश आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। और जयशंकर प्रसाद के जन्म की बात करें तो 1889 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात जयशंकर प्रसाद का ये जीवन काल रहा। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, उपनाम झारखंडी, कलाधर के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और खांडेराव भी कहा जाता है। इसके अलावा गुरु पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम बताइए, तो मोहनीलाल। जयशंकर प्रसाद के और अन्य नाटक जो कि आपको प्रकाशन वर्ष सहित आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष परीक्षा में आजकल काफी बार पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल डेटा फिलॉसफी की पिछली परीक्षाएं हुई थी, उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमें जो है प्रकाशन वर्ष से भी संबंधित देखने को मिले थे। तो ये आपको अवश्य याद रखने हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रकाशन वर्ष, जैसे कि सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, गीति नाट्य है ये इनका, पाश्चात्य 1913,
सॉरी भी करुणालय 1912 और प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 और कामना 1927। इसके अलावा स्कंदगुप्त 1928, एक गुट एकांकी नाटक है ये 1930। जयशंकर प्रसाद जो है ब्रज भाषा में कलाधर नाम से रचना करते थे। ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस नाम से रचना करते थे, तो कलाधर नाम से ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। मुकुटधर पांडे के अनुसार ये छायावाद के प्रवर्तक है। अलग अलग विद्वानों ने छायावाद का प्रवर्तक अलग अलग माने हैं, जैसे कि नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है, तो मुकुटधर पांडे ने जो है छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना है। इसके अलावा जो है छायावादी शैली का प्रथम काव्य संग्रह झरना माना जाता है। झरना से ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है 1918 से। और जयशंकर प्रसाद ने 1909 में इंदु पत्रिका का संपादन भी किया। अगर पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया, इंदु पत्रिका का इन्होंने संपादन किया 1909 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है चिंतामणि को त्रिपाठी से चिंतामणि और रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, इसी से हमें आंसर पता चल जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। तो इस इतिहासकार का कथन है, तो आंसर हो जाएगा शुक्ल जी का। तो रामचंद्र शुक्ल का समय 1700 विक्रमी रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल का समय माना, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी माना है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात करें तो केशवदास जी का नाम आ जाता है। कुछ विद्वानों ने केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, तो कुछ विद्वानों ने चिंतामणि को माना है। तो इस पर भी जो है 1-2% बनते हैं, तो ध्यान रखना है कि किस विद्वान के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। तो इस तरह भी आपको घुमा फिरा कर भी अगर प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सकते हो। तथ्यों को समझ के साथ और बार बार रिवाइज करते हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कर लेना है, ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सको। अगर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, यानी कि उत्तर मध्यकाल का मतलब यहाँ है मध्यकाल। दो भागों में रहा, तो एक है पूर्व मध्यकाल, एक है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी कि पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा गया? भक्ति काल को। और उत्तर मध्यकाल जो है रीतिकाल को कहा गया, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही है, इसी रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकते हैं। ये कथन भी शुक्ल जी का ही है, तो ध्यान रखना है। शुक्ल ने हमेशा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। तो श्रृंगार काल भी कहा जाता है रीतिकाल को। तो शुक्ल ने जो है उत्तर मध्यकाल यानी कि जो रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है, लेकिन विश्वनाथ जी द्वारा जो श्रृंगार काल कहा गया है, विश्वनाथ प्रसाद विश्व ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। और शुक्ल ने भी इस नाम को नकारा नहीं है। श्रृंगार काल कहना चाहे तो कोई कह सकता है, क्योंकि इसमें काल में श्रृंगार की अधिक प्रधानता है। तो इसी विचार से अगर श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो ये कहा है शुक्ल जी ने। अगर ये कथन पूछ लिया जाए, इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर
इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है कि इस विद्वान का कथन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसी तरह उन्होंने जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने अनुसार प्रवृत्ति के आधार पर जो नामकरण दिए थे हिंदी साहित्य के कालखंडों के, आदिकाल को जो है आदिकाल जो नाम है शुक्ल जी के अनुसार वीर गाथा काल कहा गया प्रवृत्ति के आधार पर। लेकिन उन्होंने आदिकाल को भी नकारा नहीं, उन आदिकाल को भी स्वीकार किया है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल को आदिकाल कहा गया, लेकिन उन्होंने जो है आदिकाल नाम से भी ये सहमत थे। इसलिए हमेशा शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य के कालखंड के उनकी प्रवृत्ति के आधार पर अपने आधार पर भी नाम दिए हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास जी को माना, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3। रीतिकाल के कवियों को भाई 3 भागों में विभाजित 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। और ये किसने बांटा, अगर ये पूछ लिया जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। एक तरफ रीतिकाल के नामकरण करता है, दूसरी तरफ रीतिकाल का नामकरण है। तो देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया, गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है, डॉक्टर जॉर्ज क्रिएशन ने रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। ये पूछा जा सकता है रीतिकाल को कला काल किसने कहा, श्रृंगार काल किसने कहा, अपकर्ष काल किसने कहा, रीति काव्य किसने कहा, या फिर रीतिकाल किसने कहा, अलंकृत काल किसने कहा। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। और एक नाम और ध्यान रखना आपको, रीतिकाल को किसी विद्वान ने अंधकार काल भी कहा है भाई, अंधकार। तो ये किसने कहा? त्रिलोचन के अनुसार भी आप याद रख सकते हो। लोचन मतलब नेत्र, यानी कि अंधकार। 3 नेत्र है, त्रिलोचन अंधकार। त्रिलोचन लेकर भी जो है अंधकार में डूबा हुआ है। तो इस तरह जो है आप याद रख सकते हो ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भाई, देख लेते हैं। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोक चिता सकता था, इस काल में रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। ये कथन किसका है? कथन संबंधी भी काफी सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए कथन संबंधी भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम जो है अधिक से अधिक बार रिवाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 26 में, ये भी रीतिकाल से संबंधित ही कथन कहा गया है कि नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता है, इस काल का मतलब यहाँ पर रीतिकाल का है, रीतिकाल का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की देख लेते हैं। शोक के फूल इम्पोर्टेंट है भाई, काफी बार परीक्षा में आते हैं। विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटुज, एक है कुटज भाई, कुटुज नहीं, कुटज, आलोक पर्व, आदि है। निबंध संकलन है इनका आलोक पर्व। आगे बढ़ते हैं। कुछ उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि चारूचंद लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये पूछी जाती है भाई विधा। ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास संबंधी रचना है, उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूछ ली जाती है कि ये बाण भट्ट की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है?
आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है या जीवनी है, तो ध्यान रखनी है आपको। बाणभट्ट की आत्मकथा नाम से उपन्यास लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके अलावा अनामदास का पोथा भी इनका काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास, ये सभी इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये पंक्ति या ये जो लाइन है कविता की, पंक्ति की, काव्य की, ये किस कवि की है? तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये पंक्ति है प्रसाद की, निराला की, मुक्तिबोध की या महादेव वर्मा की। तो सही आंसर है हमारा निराला। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज नामक पुत्री रही है इनकी, जिनकी अकाल समय में ही मृत्यु हो गई थी। तो उनकी करुणा को जो है मृत्यु के बाद जो है अपनी पूरी की पूरी जो उसका दुख दर्द था, करुणा थी, इस कविता के माध्यम से इसमें उड़ेला गया है, यानी रखा गया है। तो देखते हैं निराला की प्रमुख काव्य पंक्तियां, कीर्तियां कौन कौन सी है काव्य कीर्तियां, जैसे कि परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास भी निराला की ही काव्य कीर्ति रही है। इसके अलावा इनकी काफी प्रसिद्ध है प्रगतिवादी कविता कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, उनके उपन्यास में निराला जी का जो उपन्यास है बल्लेसुर बकरिया काफी इम्पोर्टेंट है भाई, काफी बार पूछ लिया जाता है। इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा नाम दिया, अर्थात आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा नाम दिया है प्रवृत्ति के आधार पर। आदिकाल को चारण काल कहने वाले विद्वान जॉर्ज क्रिएशन है। प्रारंभिक काल कहा मिस्र बंधुओं ने, बीजोत्पन्न काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सीमांत काल कहा राहुल संस्कृतायन ने, वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीरगाथा काल और वीर काल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई। वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, और वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आधार काल कहा है सुमन राजे ने। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, आदिकाल को वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चारण काल कहने वाले विद्वान है जॉर्ज क्रिएशन, और आदिकाल को संधि और चारण काल। अगर ये पूछ लिया जाए संधि और चारण काल की संज्ञा किसने दी, तो जॉर्ज क्रिएशन न होकर के आप क्या कहोगे? राम कुमार वर्मा। आदिकाल को संधि और चारण काल, आदिकाल को 2 भागों में बांटा, एक भाग संधि काल पहला, और फिर उन्होंने चारण काल नाम दिया। तो पूर्व का भाग संधि काल, उत्तर का भाग चारण काल। तो राम कुमार वर्मा ने इस प्रकार से आदिकाल का विभाजन किया, लेकिन पूरे के पूरे आदिकाल को जॉर्ज क्रिएशन ने नाम दिया है चारण काल। प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने, बीजोत्पन्न आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृतायन ने, और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आधार काल कहा सुमन राजे ने। तो इस प्रकार से मैं आप बार बार इसीलिए रिवाइज करती हूँ ताकि आपको क्लास में ही ये याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही याद रह पाएंगे तथ्य, अन्यथा आप भूल जाओगे। तो देखते हैं, एक सेकंड भाई। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 29। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव नामक जो रचना है सुमित्रानंद पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, या
महादेवी वर्मा की है। तो पल्लव जो रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। छायावादी कवि, प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कोशानी, कहाँ पर, कोशानी, जो कि आजकल वर्तमान में उत्तराखंड में है, 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। पल्लव सुमित्रानंद पंत का तीसरा कविता संग्रह है जो 1928 में प्रकाशित हुआ। सुमित्रानंद पंत ने अपने काव्य जीवन का आरंभ किससे, वीणा नामक काव्य संग्रह से किया है। ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 उनकी छायावादी रचनाएं हैं, ध्यान रखना है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940 उनकी किस प्रकार की रचनाएं हैं, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, ध्यान रखना है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन छायावादी रचनाएं हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण ध्वनि 1947, उत्तरा, उत्तरा है भाई ये, उत्कारा नहीं उत्तरा 1949, युगपथ 1948, युगपथ। इसके अलावा एक है इनकी अतीमा 1955, आदि कविताओं इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित देखने को मिलती है। कला और बूढ़ा चांद समन्वयवादी कविता है इनकी 1959। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताना है। तो देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को जो है चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कला और बूढ़ा चांद पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनको कौन, मतलब किस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, या फिर व्यास सम्मान मिला, कौन सा मिला, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। ये आज का आपका होमवर्क है। और भाई कमेंट बॉक्स में अवश्य ही प्रश्न का उत्तर दिया करो आप, क्योंकि जिस प्रश्न का भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, अगर परीक्षा में वो प्रश्न पूछा जाएगा तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा, 100% आपका सही करके आओगे। क्योंकि जब हम अपने हाथ से कुछ लिख लेते हैं तो वो अवश्य ही हमें याद रहता है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 30। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने, लक्ष्मी सागर मानसे ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर बच्चन ने। तो इनमें से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी। तो ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का इन्होंने संपादन किया था, लेखन नहीं किया। जबकि अन्य इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, जैसे कि आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर बाणसे ने। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन जी द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। चलो भाई, काफी लंबी क्लास हो जाएगी। इन प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। हमारे 20 प्रश्न और रहते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में और अन्य प्रश्नों को करते हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आगे बढ़ाते रहेंगे। तथ्यों की बार बार रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और एक बात और कहना चाहूंगी भाई, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं। अगर आप TEET+B TGT हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हो हमारे साथ जुड़कर, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के फिर जो है हम मिल करके क्लास को शुरू करने वाले हैं, एक नया बैच बनाने वाले हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत से हम जो है करने की
कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ, एमसीक्यूज के साथ और साथ ही कंटेंट के साथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है जो वो एक अगाध सागर के तरह हमें दिखाई देता है। कोई कहता है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ लो, कोई कहता है डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ लो, कोई कहता है नहीं बच्चन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने संपूर्ण जो ये इतिहास ग्रंथ है उनका निचोड़ अपने नोट्स के अंदर जो है इंक्लूड कर रखा है। तो अगर कंटेंट के साथ नोट्स के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।